भूत, प्रेत, चुड़ैल, इन सब बातों पे मैंने कभी भी यकीन नहीं करता था। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मेरा नाम वरुण है। मेरी उम्र 26 साल है और मैं एक जिम चलाता हूँ। ये घटना मेरे कॉलोनी में रहने वाली रूही के साथ हुई थी। जिस टाइम पे ये घटना हुई थी उस टाइम पे रूही की उम्र करीब 11 साल रही होगी। मैं बता दूं कि मुझे छोटे बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए जब भी मेरा छुट्टी हुआ करता था मैं कॉलोनी के बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड किया करता था। और रूही मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं भी रूही को बहुत मानता था। मेरी अपनी कोई बहन नहीं थी, इसलिए मैं शुरू से ही रूही को अपनी बहन मानता था। खैर, एक रात जब मैं जिम से वापस आ रहा था करीब 8 बजे, तो मैंने देखा कि रूही के घर के पास भीड़ लगी हुई है। मैंने अपने बाइक को रोका और मैं उनके पास गया तो मोहल्ले के लोगों ने मुझे बताया कि रूही शाम से ही नहीं मिल रही। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि हमारा जो कॉलोनी है वो अभी नया नया ही बसा था और हमारे कॉलोनी के जस्ट बगल में एक जंगल है। वो जंगल बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। कॉलोनी के लोग ये भी कहा करते थे कि बहुत टाइम पहले उस जंगल के पास में एक शमशान घाट हुआ करता था और उस जंगल के बीच में एक पेड़ है जो कि भूतिया है। उस टाइम पे तो मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं किया करता था। तो मैंने रूही के पापा मम्मी को कहा कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ रूही कहाँ है। और मैं रूही को ढूंढने के लिए निकल गया। मैंने रूही के सारे फ्रेंड के घर पर चेक किया, मैंने पार्क में भी चेक किया, जहाँ जहाँ मैं रूही को ढूंढ सकता था, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। रात करीब 10 बजे मैं घर वापस आ रहा था कि तभी जब मैं जंगल के पास पहुंचा तो मुझे जंगल के अंदर से एक आवाज़ आई, भैया मैं यहाँ हूँ। ये आवाज़ रूही की थी। मैंने अपने बाइक को रोका और मैं जंगल की ओर देखने लगा। ये आवाज़ जंगल के अंदर से ही आई थी। मैं बाइक को वहीं रोक के और मैं पैदल पैदल जंगल के अंदर जाने लगा। मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन मेरे कानों में अभी भी आवाज़ आ रही थी, भैया मैं यहाँ हूँ इधर। ये आवाज़ रूही की ही थी। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जा रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची एक पेड़ के पास बैठी हुई है। जिस तरफ मैं था उस तरफ उसका पीठ था और उसका चेहरा पेड़ की तरफ था। पीछे से वो देखने में बिल्कुल रूही की तरह लग रही थी। मैंने उसे पीछे से आवाज़ दिया, रूही तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने फिर से उससे पूछा, रूही तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो। कि तभी वो मेरी ओर पलटी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल हो रखी थी और वो बहुत गुस्से से मेरी ओर देख रही थी। पहली बार मैंने रूही के चेहरे पे ऐसा भयानक गुस्सा देखा था, नहीं तो वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और वो मेरी ओर एक गौर से देखी जा रही थी। मैंने उसे बोला कि क्या हुआ रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो। कि तभी वो एक बार जोर से चीखी, बहुत तेज, और चीख के साथ वो वहीं पे बेहोश हो गई।
मैं जल्दी से उसके पास पहुंचा और मैंने उसे उठाया और मैं जल्दी से उसे उसके घर लेके गया। मैंने सारी बातें उसके पापा मम्मी को बताई कि ये जंगल में मुझे मिली थी और वहाँ पे बेहोश हो गई थी। सब लोगों ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, शायद वीकनेस के कारण ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि कुछ टाइम में इसे होश आ जाएगा और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चला गया। मैं भी अपने घर वापस आ गया, लेकिन देर रात मुझे रूही के पापा का कॉल आया। जब मैंने कॉल को उठाया तो उसके पापा ने मुझे बताया कि रूही को होश आ गया है, लेकिन वो अजीब बिहेव कर रही है। मैंने उनसे पूछा अजीब मतलब तुम लोगों, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बस यहाँ पे आ जाओ, ये अजीब ही बिहेव कर रही है। मैं जल्दी से उनके घर पे गया तो जो मैंने देखा वो वाकई में खौफनाक था। रूही किसी जानवर की तरह ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। एक 11 साल की वो छोटी सी लड़की एक झटके में किसी भी इंसान को अपने कमरे से दूर फेंक दे रही थी। 2-3 हट्टे कट्टे इंसान मिल के भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। मैं खुद बताऊं तो मैं खुद एक बॉडी बिल्डर हूँ, लेकिन मैं भी उस छोटी सी बच्ची को पकड़ नहीं पा रहा था। सभी लोग हैरान थे कि आखिर एक छोटी सी बच्ची में इतना ताकत कहाँ से आया। वो सबको गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी और किसी जानवर की तरह चीख रही थी। खैर, हम सभी लोगों ने मिलकर किस तरह से उसे पकड़ा और हम लोगों ने डॉक्टर को कॉल किया। जब डॉक्टर वहाँ पे आए तो डॉक्टर भी उसे देख के हैरान थे। खैर, डॉक्टर ने उसे एक नींद का इंजेक्शन दिया, जिस कारण से वो शांत हो पाई। डॉक्टर ने कहा कि शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, हमें कल इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। अगले दिन जब रूही को हॉस्पिटल ले जाना था, तभी वो घर से गायब हो गई। शाम को जब मैं फिर से जिम से वापस आ रहा था तो मुझे ये बात मालूम पड़ी कि रूही अपने घर से गायब हो गई है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मालूम था कि रूही कहाँ मिलेगी। मैंने लोगों को कहा कि मैं जानता हूँ रूही कहाँ होगी, और मैं सीधे उन लोगों को लेके जंगल की ओर जाने लगा। जब मैं जंगल के अंदर उस पेड़ के पास पहुंचा तो हम लोगों ने जो देखा वो देख के सभी लोग कांप उठे थे। रूही उस बड़े से पेड़ के ऊपर थी। वो उस पेड़ पे किसी चमगादड़ की तरह उल्टा लटकी हुई थी और उसके हाथ में एक कौवा था जिसे वो अपने दांतों से खा रही थी किसी जानवर की तरह। और हम लोगों को वहाँ देख के वो बहुत गुस्सा हो गई और वो बड़ी ही अजीब आवाज़ में कहने लगी कि चले जाओ यहाँ से, वरना सबको मार डालूँगी, सबको मार डालूँगी। मोहल्ले के लोगों ने कहने लगा कि आपकी बेटी के ऊपर शायद किसी चुड़ैल का साया है। मैं उन सब बातों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन जो मैं अपने आँखों से देख रहा था मैं उसे भी झुठला नहीं सकता था। खैर, मोहल्ले के लोगों ने एक बाबा को वहाँ बुलाया। जब बाबा उस पेड़ के पास पहुँचे तो रूही अब भी पेड़ के ऊपर ही थी। बाबा ने कुछ मंत्र बोला और बाबा वहाँ से भागते हुए दूर चले गए। जब हम लोगों ने बाबा से पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि रूही के ऊपर किसी बहुत शक्तिशाली चुड़ैल का साया है। मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुन के रूही के पापा मम्मी रोने लगे। बाबा ने कहा कि एक बहुत बड़े बाबा है जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए।
और मैं उस एड्रेस पे पहुंचा। मैं उस बाबा को लेके अपने साथ यहाँ आया। जब ये बाबा यहाँ पहुँचे तो तो बाबा ने बताया कि रूही के ऊपर एक चुड़ैल का साया है जो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है और ये बहुत शक्तिशाली है। रूही के पापा मम्मी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग घबराइए मत, रूही मेरे छोटी बहन की तरह है और मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। बाबा ने मुझसे कहा कि कल तुम मेरे आश्रम पे आना, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताऊंगा। तब तक के लिए बाबा ने रूही को कुछ मंत्र उसके ऊपर किया, जिस कारण से रूही बेहोश हो गई। और बाबा ने कहा कि रूही कल सुबह तक होश में नहीं आएगी। मैंने कहा कि ठीक है बाबा, मैं कल आपके आश्रम पे आ जाऊंगा। और मैं अपने रूम में सोने चला गया। जब मैं अपने रूम में सो रहा था तभी देर रात मुझे अपने रूम में किसी के आहट की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे रूम में अंदर आ रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन मैंने अपने रूम के गेट का खुलने की आवाज़ सुनी। धीरे धीरे मेरे रूम का गेट खुल रहा था। हालांकि उस समय भी मैं नींद में था, लेकिन मैं नींद में ही हल्का हल्का अपने रूम के गेट की खुलने की आवाज़ सुन पा रहा था। उसके वो जो कोई भी था वो मेरे पास आने लगा। मैंने अपने बेड पे किसी के चढ़ने की आवाज़ सुनी और मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे चेहरे के बिल्कुल पास में है। जब मैंने अपना आँख खोला तो मैंने देखा कि रूही मेरे बेड पे बैठी है और मेरी ओर देख के मुस्कुरा रही है। मैं उसके लाल आँखें और अंधेरे में चमकता हुआ उसका दांत साफ साफ देख पा रहा था। और रूही किसी बड़ी लड़की की आवाज़ में मुझसे कहा, तू जाएगा कल बाबा के पास, तू बचाएगा इसे। ये कह के उसने अपने दोनों हाथों से मेरे गले को जोर से दबाने लगी। मैं चाह के भी अपने आप को रूही से छुड़ा नहीं पा रहा था। उसने इतने तेज मेरे गर्दन को दबा रखा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। कि तभी मुझे याद आया कि उस बाबा ने जाने से पहले मुझे एक लॉकेट दिया था और उस बाबा ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे ऊपर ख़तरा हो सकता है। मैंने जल्दी से उस लॉकेट को अपने पॉकेट से निकाला और मैंने रूही के माथे पे उस लॉकेट को लगा दिया, जिस कारण से वो बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उसे लेके फिर से उसके घर पहुंचा। अब मुझे सुबह होने का बस इंतज़ार करना था। जब सुबह हुआ तो मैं उस बाबा के पास पहुंचा। उस बाबा ने मुझसे कहा कि रूही को बचाने के लिए हमें एक बहुत बड़ा पूजा करना पड़ेगा और उन्होंने मुझे एक सामान की लिस्ट बताई। सभी सामान तो ठीक थे, लेकिन उनमें से सबसे अजीब था वो था कि मुझे 7 शमशान घाट से 7 राख को लेके आनी है। लेकिन रूही को तो मुझे बचाना था ही। मैंने कहा कि मैं सब सामान लेके पहुंच जाऊंगा, लेकिन बाबा ने मुझसे कहा कि ये चुड़ैल है, ये तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी और तुम्हारे जान पे भी ख़तरा है, संभल के जाना। मैंने उनसे कहा ठीक है। सब सामान लेके जब मैं वापस आ रहा था तो आते वक्त मुझे रात हो गई थी। बाबा ने मुझसे कहा भी था कि शमशान घाट में जो राख लाने जाना है वो तुम रात को ही जाना, 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे के आसपास मैं राख को लेके जब वापस आ रहा था तभी मुझे रास्ते के बीच एक लड़की खड़ी नजर आई। वो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी।
मुझे लगा कि शायद इसे मदद की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने बाइक रोक दिया। तो उसने मुझे बताया कि आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे क्या? मैंने कहा ठीक है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। और वो मेरे बाइक के पीछे बैठ गई। बाबा ने जो मुझे बात कहा था मैं उसे भूल गया था और मैं अपनी बाइक को चलाने लगा। वो लड़की मेरे पीछे बैठी थी और तभी वो कुछ बुदबुदाना शुरू कर दी। मतलब अपने मन में वो कुछ बोल रही थी, हल्का हल्का मैं आवाज़ सुन पा रहा था। मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि तभी उस लड़की ने मेरे कान में कहा, वरुण, तू बचाएगा रूही को। वो आवाज़ बहुत ही भयानक थी। एक पल के लिए मैं बिल्कुल उस आवाज़ को सुन के डर गया था और तभी वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरी सांसें रुक गई। वो जो लड़की थी वो किसी बुढ़िया का रूप ले चुकी थी, बहुत ही डरावनी बुढ़िया, और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। ये देख के मैं बहुत डर गया कि तभी मेरे बाइक का बैलेंस अपने आप बिगड़ गया और मेरी बाइक का तेज एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट से मेरे सर पे चोट लगा और मैं रोड पे गिरा हुआ था। मैं रोड पे गिरे गिरे उस बुढ़िया को देख रहा था। वो हंसते हुए मेरी ओर आ रही थी कि तभी मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। कुछ टाइम बाद मेरी आँख खुली तो मैं अब भी वहीं पे था। मैंने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। इस बार मैंने अपने लॉकेट को अपने पॉकेट से निकाला और मैं अपने बाइक के पास गया। मैंने बाइक के आगे उस लॉकेट को बांध दिया और मैं वहाँ से निकल पड़ा। उसके बावजूद भी जब मैं बाइक से आगे बढ़ रहा था तो कभी तेज़ आंधी आती तो कभी तेज़ बारिश, जिस कारण से मेरी बाइक का कई बार एक्सीडेंट हुआ। लेकिन फाइनली मैं वहाँ तक पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बाबा ने पूजा करना शुरू किया। 5 घंटे वो पूजा चली और जिस टाइम पे ये पूजा चल रही थी उस टाइम पे रूही किसी जानवर की तरह बिहेव कर रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती और वो बार बार बोलती, मत करो ये पूजा, बंद करो इसे, वरना मैं सबको मार डालूँगी। जैसे ही वो पूजा ख़त्म हुआ कि रूही बेहोश हो गई। बाबा ने कहा कि अब सब कुछ ठीक है, अब रूही ठीक है, जब इसे होश आएगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल होगी। और जब अगली सुबह को रूही जागी तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। उसके पापा मम्मी मेरे पास आए और उन लोगों ने मुझे थैंक यू बोला। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारी वजह से रूही की जान बच पाई। मैंने उनसे कहा कि रूही मेरी छोटी बहन है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रूही को तो कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद भी वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि थैंक यू भैया। मैंने कहा कि थैंक यू की क्या बात है, अब तुम ठीक महसूस कर रही हो ना? उसने कहा कि हाँ। आज इस बात को बीते करीब 5 साल हो गए हैं। अब मैं उस कॉलोनी में नहीं रहता, लेकिन मैं आज भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं रूही से मिलने जाता हूँ और आज भी उसके चेहरे पे वैसा ही मुस्कुराहट है और मैं विश करता हूँ कि हमेशा उसके चेहरे पे ऐसी ही मुस्कुराहट हो। और हाँ, उस दिन से मेरी सोच भी बदल गई। मैं भूतों को मारने लगा, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे साथ कभी कुछ ऐसा घटना नहीं हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मेरे साथ कभी कुछ नहीं हो। आप लोगों को ये कहानी पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।